अब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पढ़ना भी मतलब ये भी एक है, मतलब तुम्हारा ये वाला को भी हम लोग एक बार देख लेते, रुक जाओ। चलो आ जाओ। देखो यहाँ पे एक चीज मैं तुम लोगों को पहले क्लियर कर दे रही हूँ, ये वाला देखो, स्मार्ट मेथड क्या लिखा हुआ है, स्मार्ट मेथड। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा क्या स्मार्ट मेथड को पीटर ड्रकर ने दिया है, आंसर होगा नहीं। जो स्मार्ट मेथड है ना, इसको पीटर ड्रकर ने नहीं दिया है, इसको पीटर ड्रकर ने यूज किया है, याद रख लो। स्मार्ट मेथड का फुल फॉर्म है स्पेसिफिक, इससे स्पेसिफिक, ठीक है, एम से मेजरेबल, ए से तुम्हारा अचीवेबल, आर से तुम्हारा रेलिवेंट, टी से तुम्हारा टाइम बॉन्ड, ठीक है ना। ये जो स्मार्ट मेथड है ना, इसको दिया था किसने, इसे क्वाइन किसने किया था, ठीक है। इसको क्वाइन किसने किया था, अगर एग्जाम में पूछ ले, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको क्वाइन किसने किया था, तो इसको क्वाइन किया था जॉर्ज टी ड्रॉन ने। देखो यहाँ पे लिखा हुआ जॉर्ज टी ड्रॉन का कॉन्सेप्ट है स्मार्ट, ठीक है। ये जो स्मार्ट मेथड है ना, इसको पीटर ड्रकर ने यूज किया था। एग्जाम में क्वेश्चन आया, सुनो मैं बता रही हूँ कैसे। इसमें से कौन कौन सा पीटर ड्रकर ने दिया, ऐसे क्वेश्चन आया। तो तुम्हारा स्मार्ट को हटा दिया गया, स्मार्ट हट गया, डी में था स्मार्ट, तो एनटीए ने डी को हटा के 3 आंसर माना, ठीक ना। फिर एक बार आया कि कौन कौन रिलेटेड है पीटर ड्रकर से, तब स्मार्ट आंसर हुआ। तब रिलेटेड पूछेगा, जब पूछेगा कौन दिया, क्वाइन किसने किया है ना, इंट्रोड्यूस किसने किया, तब पीटर ड्रकर नहीं होगा, ठीक है ना। इसे इंट्रोड्यूस किया था जॉर्ज टी ड्रॉन ने, लेकिन इसको यूज किसने किया था, तो यूज पीटर ड्रकर ने किया था अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक ना। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में स्मार्ट मेथड को यूज किया था पीटर ड्रकर ने, और ये किसका है, जॉर्ज टी ड्रॉन का है। समझ में आ गया। देखो यहाँ पर भी स्मार्ट का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, स्पेसिफिक है यहाँ पर, है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, रेलिवेंट बोलो या रियलिस्टिक बोलो, दोनों ही है। ये रियलिस्टिक ही, रेलिवेंट ही रखना है यहाँ पे, रेलिवेंट है, क्योंकि ये पूरा बुक का है ना, ये वाला बुक का है, तो हो सके मुझे गलती हो गया होगा लिखने में। ये बुक का है, ये जो पिक्चर है ना, ये बुक का है, रेलिवेंट। उसके बाद टाइम बॉन्ड, ठीक है ना, टाइम बॉन्ड। तो ये हो गया तुमको, ये वाला समझ में आया। पीटर ड्रकर समझ में आया, बताओ पहले, पीटर ड्रकर समझ में आया। पीटर ड्रकर का मैं बुक नहीं लाई हूँ, ठीक है। बुक में एमसी बुक में करवाई थी ना सुषमा, बुक है पीटर ड्रकर का तुम्हारे पास। पीटर ड्रकर का अगर बुक नहीं है तो ठीक है, मैं दे दूंगी। मैं मुझे लगा कि मैं रखी हूँ, अभी मैं देख रही क्यों नहीं है, ठीक है। मुझे लगा रात में कि है इसमें बुक, और अभी अब मैं देख रही क्यों नहीं है, ठीक है। मैं बुक है ना, नहीं है, लेकिन मैं वो दिन एमसीक्यू क्वेश्चन करवाई थी तो मैं सब बुक दी थी। कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगी पीटर ड्रकर का, रिकॉर्डिंग नहीं भी इसमें दे दूंगी, इसमें दे दूंगी मैं एक पेज इसमें रिकॉर्डिंग करके ऐड कर दूंगी अलग से, ठीक है। एक पेज उसमें रिकॉर्डिंग करके दे दूंगी, क्योंकि पीटर ड्रकर का बुक आता है। मैं उस दिन याद भी कराई थी पीटर ड्रकर का, कि 3 बुक याद कर लो, फिर बाद में याद करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी करके बुक का नाम था, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। देखो ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। द टर्म ब्यूरोक्रेसी क्वाइन किसने किया था इसे, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी वर्ड को क्वाइन किसने किया था, तो विंसेंट दे गॉर्नाई ने किया था। ब्यूरोक्रेसी वर्ड को क्वाइन किसने किया था, बेबर ने नहीं किया था, मैक्स बेबर ने नहीं किया था, याद रख लो। ब्यूरोक्रेसी वर्ड को क्वाइन मैक्स बेबर ने नहीं किया था, ठीक है। मैक्स बेबर ने इसका सिस्टमेटिकली स्टडी किया था, बहुत अच्छे से स्टडी किया था, लेकिन ब्यूरोक्रेसी वर्ड को क्वाइन किसने किया था, वो पर्सन कौन है जिसने ब्यूरोक्रेसी वर्ड को क्वाइन किया था, तो वो पर्सन है तुम्हारा विंसेंट दे गॉर्नाय। रट लो, ब्यूरोक्रेसी वर्ड को क्वाइन किसने किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विंसेंट दे गोर्नाय, ठीक है। अच्छा ब्यूरोक्रेसी के थिंकर कौन कौन है, एफ एम मार्क। कल हम लोग इसका बुक पढ़े थे, नाम बताओ तो एफ एम मार्क का।
एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट मिचेल्स हो या मॉस्का हो, ये लोग सब तुम्हारा ब्यूरोक्रेसी के थिंकर है। ठीक है, मैक्स वेबर जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी क्वाइन नहीं करते, ब्यूरोक्रेसी वर्ड को क्वाइन वो नहीं करते, लेकिन हाँ बंद कर दीजिए ना, 9 से मेरा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। बट मैक्स वेबर जो थे ना उनको हमेशा ऑफन रिगार्डेड एज द फर्स्ट थिंकर टू सिस्टमेटिकली स्टडी ब्यूरोक्रेसी। लेकिन मैक्स वेबर जो है सबसे पहली बार ब्यूरोक्रेसी की सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं। अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि ब्यूरोक्रेसी का सबसे पहली बार सिस्टमेटिकली स्टडी कौन किया था, तो मैक्स वेबर। क्वाइन नहीं करते, क्वाइन विंसेंट दे गॉर्नाई करते हैं, बट स्टडी कौन करता है सिस्टमेटिक वे में ब्यूरोक्रेसी का, तो मैक्स वेबर थे। मैक्स वेबर का 3 बुक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको रख लो। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन पहला बुक, जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री दूसरा बुक, तीसरा बुक है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1904 की बुक है। ठीक है, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये तीनों बुक मैक्स वेबर का। मैं और भी पहले बुक करवाई हूँ, जैसे जब जब जो जो कॉन्सेप्ट करवाई हूँ वहां वहां मैं बुक लाई हूँ मैक्स वेबर का। ये ना 2 बुक तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बोला जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तीनों ही याद कर लेना। द हिस्ट्री सॉरी द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ, अब ये वाला कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, समझने वाला है यहाँ पर। ठीक है, मैक्स वेबर जो है ना, मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग ब्यूरोक्रेसी की 3 टाइप होती है। ठीक है, मैक्स वेबर बोलते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना, सॉरी ब्यूरोक्रेसी बोलो या अथॉरिटी बोलो, ठीक है ना, अथॉरिटी की 3 टाइप होती है। ठीक है ना, अथॉरिटी की जो होती है ना वो 3 टाइप होती है, मैक्स वेबर बोल रहे हैं। ठीक है, पहला जो होता है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। देखो, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग ब्यूरोक्रेसी की कितनी टाइप होती है, सॉरी अथॉरिटी की कितनी टाइप होती है, 3 टाइप होती है। अभी ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट नीचे आएगा। ठीक है ना, अथॉरिटी की कितनी टाइप होती है, 3 टाइप। फर्स्ट टाइप का नाम क्या है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। देख लो, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी बोलते किसको, ये समझो। देखो, कस्टम्स, लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशंस, स्टैब्लिश नॉर्म्स। कस्टम्स मतलब क्या, सब तो हर एक धर्म में कोई रिलीजियस लीडर होते हैं, धर्म गुरु जिसको बोलते हैं, उनको अथॉरिटी मिला हुआ रहता है कि नहीं। जैसे देखो, पंडित, मौलाना, ये जो पंडित होते हैं, जो मौलाना होते हैं, उन लोगों को क्या होता है, हम लोग मौलाना साहब को फॉलो करते, तुम लोग पंडित साहब को फॉलो करती है ना। फॉलो करती है, क्यों फॉलो करती है बोलो तो, तुम लोगों का एक बिलीव है उन पर, कस्टम्स के लेके तुम लोग अपने ट्रेडिशंस को लेकर पंडित को फॉलो करती है, हम लोग मौलाना साहब को फॉलो करते हैं। वो लोग जो बोलते हैं हम लोग बात मानते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, क्योंकि वो मौलाना है, वो पंडित है। या जो पादरी होते हैं, तो क्रिश्चियन लोग पादरी को मानते हैं, क्यों, क्योंकि वो एक रिलीजियस बिलीव होता है कि वो हम लोगों का रिलीजियस गुरु है ना। उनको एक इनहेरिटेड, देख लो यहाँ पर ही, इनहेरिटेड पोजीशन मिली हुई रहती है। इनहेरिटेड पोजीशन मतलब वो पोजीशन उनको मिली हुई है ना, वो पोजीशन मिली हुई रहती है। तो एग्जाम क्वेश्चन भी आया है कि इनहेरिटेड पोजीशंस का मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। जब इनहेरिटेड हो जाएगा ना, यानी तुमको मिला हुआ पोजीशन है। ठीक है ना, तो मैक्स वेबर बोलते हैं जो एक अथॉरिटी है ना उसका नाम क्या है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, दूसरा अथॉरिटी का नाम बताते हैं वो क्रिज्मेटिक अथॉरिटी। ठीक है ना, आवाज दूर से नहीं ना आ रहा, आवाज क्लियर आ रहा कि नहीं आ रहा, ये बताओ मुझे पहले तुम लोग, है ना। हाँ, तो मैक्स वेबर बोलते हैं दूसरा अथॉरिटी का नाम है क्रिज्मेटिक अथॉरिटी। क्रिज्मेटिक अथॉरिटी का मतलब क्या, जब हम किसी का चार्म देख रहे हैं, पर्सनल चार्म या हीरोइज्म,
हम किसी को हीरोइज्म की वजह, अभी तुम देखती होगी कि दो, एक विंग कमांडो और एक तुम्हारा मिलिट्री के कमांडो, वो लोग पूरा इंस्टाग्राम पे छाई हुई है। क्योंकि वो लोग ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन चलाई, ठीक है। लोग उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, उसको हीरो मान रहे हैं ना, दोनों लेडी को हीरो मान रहे। क्यों? उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए लोग, उसके उसके चार्म की वजह कर उन्होंने ऐसा काम किया। जब उस तरह से जब हम उसकी पर्सनालिटी देखकर, उसके काम देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिज्मेटिक ऑथोरिटी। लाइक गांधी जी, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, नेल्सन मंडेला, ये इन लोगों से हम लोग क्यों बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं? क्योंकि उन लोगों का काम ऐसा है, उन लोगों का चार्म ऐसा है, वो लोग हीरो है ना। वो लोग हम लोग कंट्री के लिए हीरो हो जाएंगे, तो उसको हम लोग उनको मानेंगे। तो उस तरह के लोगों को क्या बोला जाता है? उस तरह के लोगों को कौन सी अथॉरिटी मिली हुई है? क्रिज्मेटिक अथॉरिटी, ठीक है ना। ये क्रिज्मेटिक अथॉरिटी है। जैसे विराट कोहली को इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा किसको फॉलो किया जाता है? विराट कोहली को। क्यों? क्योंकि वो इंडियन टीम के क्रिकेटर है, अच्छा खेलते हैं, तो लोग उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो वो क्या हो गया, उनके पास क्या है? क्रिज्मेटिक अथॉरिटी है, इसलिए लोग उनको इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं इंडिया में, ठीक है ना। अब जो लीगल रैशनल अथॉरिटी, ठीक है ना। बेबर के अकॉर्डिंग अथॉरिटी तीन तरह की होती है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, क्रिज्मेटिक अथॉरिटी, लास्ट जो है लीगल रैशनल अथॉरिटी। ये अथॉरिटी को समझना बहुत अच्छा से, ठीक है ना। पहले मैं समझा रही हूँ, इस सिस्टम ऑफ फॉर्मल रूल्स एंड लॉ एंड प्रोसीजर्स। बोला कि ये जो लीगल रैशनल अथॉरिटी है ना, ये ऐसी नहीं मिलती किसी को, ये वाला अथॉरिटी ऐसी नहीं मिलेगी तुमको। ये बात सुन लो, ये अथॉरिटी क्या, ये अथॉरिटी जो होता है ना, यहाँ अथॉरिटी भी होता है और प्लस पावर भी होता है। बोल रहा कि जो लीगल, अकॉर्डिंग टू बेबर के अकॉर्डिंग, कि जो लीगल रैशनल अथॉरिटी होती है ना, वो ऐसे नॉर्मल नहीं होती है, उसमें अथॉरिटी भी होती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने तुमको अथॉरिटी दिया कि तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओ, ठीक है। तुमको आईएएस ऑफिसर का पावर मिलता है, अथॉरिटी मिलता है कि तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओ, है ना। किसी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बन जाओ, और साथ में तुमको पावर भी देती है। ऑथोरिटी क्या दी तुमको? गवर्नमेंट ने तुमको ऑथोरिटी दिया। क्या ऑथोरिटी दिया? कि तुम एक आईएएस ऑफिसर हो, ठीक है ना, और साथ में तुमको पावर भी दे दिया। तो इसको क्या बोलेंगे? लीगल रैशनल ऑथोरिटी। और ये तुमको जो लीगल रैशनल ऑथोरिटी मिला है ना, ये तुमको ऐसे रैंडमली नहीं मिला। तुम पढ़ी हो, एग्जाम क्वालिफाई की हो, है ना, पढ़कर एग्जाम क्वालिफाई कर कर तब बनता है। आईएएस ऑफिसर कौन बनता है? वही बनता है जो पढ़ता है, खूब दिन रात पढ़ता है, पढ़ाई करके उसके बाद एग्जाम क्वालिफाई करता है, उसके बाद वो ऑफिसर बन जाता है। तो जब ऑफिसर बनता है तो उसको ऑथोरिटी भी मिलता है साथ में, और पावर भी मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैक्स वेबर बोल रहे हैं ना कि ये जो लीगल रैशनल ऑथोरिटी है ना, यही सिर्फ लेजिटमेसी ऑथोरिटी है। अकॉर्डिंग टू बेबर, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बेबर के अकॉर्डिंग, बेबर के अकॉर्डिंग बेबर ने तीन ऑथोरिटी दिया है, ठीक है ना। तीन ऑथोरिटी में से लेजिट मेसी ऑथोरिटी कौन सा है? लेजिट मेसी ऑथोरिटी कौन सा है जिसको गवर्नमेंट ने दिया तुमको? कौन सा? लीगल रैशनल ऑथोरिटी। क्यों? क्योंकि तुमको गवर्नमेंट ने दिया, साथ में पावर दिया। अब वो तुम ऐसी नहीं बनी, तुम पढ़ी, एग्जाम क्वालिफाई की, तब बनी, है ना। तो ये बेबर बोल रहे हैं कि ऑथोरिटी तीन टाइप की होती है, लेकिन जो सबसे अच्छा ऑथोरिटी होती है, जो लेजिट मेसी ऑथोरिटी होती है ना, वो लीगल रैशनल अथॉरिटी होती है। और जो लीगल रैशनल अथॉरिटी होती है ना, वैसे ही वही को ब्यूरोक्रेसी बोला जा रहा। ब्यूरोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन जो बेस्ड होगी ना, वो लीगल रैशनल अथॉरिटी पे बेस्ड होगी। क्लियर? समझ में आया क्या बोल रहा? बेबर ने बोला ऑथोरिटी तो तीन टाइप का होता है। एक होता है जिसको कस्टम की वजह कर मिलता है, जो जिसे इनहेरिटेड पोजीशन की वजह कर मिला, रिलीजियस गुरु है तो उसको अथॉरिटी मिल गया। एक होता है क्रिज्मेटिक ऑथोरिटी के थ्रू मिल गया। लेकिन एक होता है लीगल रैशनल ऑथोरिटी, जिसको जिसको ऑथोरिटी भी मिला हुआ है प्लस पावर भी मिला हुआ। अगर वो किसी को मार रहा, मान लो कि कोई आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है ना, आईपीएस ऑफिसर है, तो कोई चोर को मार रहा, तो उसको कोई कुछ नहीं, क्योंकि उसको ऑथोरिटी भी मिला हुआ है प्लस पावर भी मिला हुआ है, वो मार सकता है, उसको पावर भी है और ऑथोरिटी भी है ना। तो बोला कि ये जो है ना, ये लेजिटमेसी ऑथोरिटी है, यही बहुत अच्छा ऑथोरिटी है, ये लेजिटमेसी है। अकॉर्डिंग टू रेबर, अकॉर्डिंग टू बेबर के अकॉर्डिंग कौन सा ऑथोरिटी लेजिटमेसी है? तो तुम्हारा लीगल रैशनल अथॉरिटी जो है ना, वो लेजिटमेसी है। और ब्यूरोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन जो बेस्ड होगी ना, ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो अथॉरिटी होती है, वो कौन सा अथॉरिटी होती है? लीगल रैशनल अथॉरिटी। यहाँ पे बेबर बोल रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होगी ना, वो लीगल रैशनल अथॉरिटी के ऊपर बेस्ड होगी। क्वेश्चन पूछ नहीं, बताना। अकॉर्डिंग टू बेबर के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा अथॉरिटी कौन सा है? लेजिटमेसी अथॉरिटी। बोलो, नहीं समझ में आया?
लीगल रैशनल अथॉरिटी, सबसे अच्छा अथॉरिटी किसको बोला? लीगल, क्योंकि ये इसमें क्या मिल रहा, अथॉरिटी भी मिल रहा प्लस पावर भी मिल रहा। सुषमा और अंजलि, तुम लोगों को समझ में नहीं आया? आ गया ना, तो बोलो आंसर, ठीक है, रिप्लाई करोगी तब तो मुझे समझ में आएगा ना तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। तो ब्यूरोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा अथॉरिटी बोला कि ब्यूरोक्रेसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन से अथॉरिटी पे बेस्ड है? कौन सा? रैशनल लीगल अथॉरिटी या लीगल रैशनल अथॉरिटी, कुछ भी बोलो वही होगा, ठीक है। ये वाला पेज समझ में आ गया? मैं चेंज कर रही हूँ, ठीक है। अब आ जाओ, देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन जो लाल लाल वो खाली समझेंगे। ये बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी, अब तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में वो बता दिया कि ब्यूरोक्रेसी किस पे बेस्ड होगा? लीगल रैशनल अथॉरिटी पे। मतलब ब्यूरोक्रेसी जो होगा ना, जहां पे ब्यूरोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन होंगे वहां पे लीगल रैशनल अथॉरिटी होगा, है ना। तो बोला कि अब यहाँ पे बोले कि सुनो भाई, मैक्स वेबर बोले कि ब्यूरोक्रेसी के कुछ एलिमेंट्स होंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है ना। ये बोले कि जो ब्यूरोक्रेसी होगा ना वहां पे रूल होगा, रूल्स होंगे, रूल्स। विदाउट रूल्स ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन नहीं कर पाएंगे। ब्यूरोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है, रूल्स एंड रेगुलेशन। ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी है ना, ऑफिसर जो होंगे ना वो इम्पर्सनलिटी होंगे, न्यूट्रलिटी होंगे। मतलब जो ब्यूरोक्रेसी ऑफिसर होंगे जिसके पास लीगल रैशनल अथॉरिटी है, वो ऑफिसर यानी वो ब्यूरोक्रेसी ऑफिसर है, तो वो इम्पार्शलिटी होंगे, विदाउट पर्सनल बाइस। मतलब जब भी वो कोई काम करेंगे, कोई भी अपना ड्यूटी परफॉर्म करेंगे ना, तो वो कभी भी पर्सनल नहीं होंगे बल्कि इम्पर्सनल होके काम करेंगे। अच्छा, रैशनैलिटी होना बहुत जरूरी है। रैशनैलिटी होंगे तभी तो उनके अंदर लॉजिक होगा, एविडेंस होगा, ऑब्जेक्टिव्स होगा, एनालिसिस होगा। इमोशन और पर्सनल ओपिनियन हो चाहे मत हो, लेकिन रैशनैलिटी होना जरूरी है। मतलब रैशनल थिंकिंग, रीजनिंग, ये सब होना जरूरी है। होगा नहीं तो ऑफिसर बनेगा कैसे, ये भी तो बात है। अच्छा, हायरार्किकल होना बहुत जरूरी है। ब्यूरोक्रेसी ऑफिस ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो स्ट्रक्चर्स होता है। ब्यूरोक्रेसी इज ए स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा। मतलब तुमको पूरा पता होना चाहिए, तुमको पूरा लैंड ऑफ अथॉरिटी पता होना चाहिए, पूरा स्ट्रक्चरल, पूरा हायरार्किकल पता होना चाहिए। मान लो कैसे, देखो जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, जैसे एक कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल का ऊपर हेड कांस्टेबल होगा, हेड कांस्टेबल का ऊपर असिस्टेंट एसआई होगा, ठीक है, असिस्टेंट एसआई। उसके ऊपर खाली एसआई होगा, उसके ऊपर डीएसपी होगा। तो इस तरह से ब्यूरोक्रेसी ऑफिस में जो होता है ना वो स्ट्रक्चर के बेस पे होता है। वहां पे हायरार्की दिखता है, कौन किसके ऊपर है ना, कौन सबसे नीचे कैटेगरी में, कौन हायरार्किकल पोजीशन में है। तो ब्यूरोक्रेसी में जो है ना, ब्यूरोक्रेसी में क्लियरली डिफाइन होता है हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक एथिक्स, बोला यहाँ पे ऑफिसर कैन नॉट यूज देयर पोजीशन फॉर पर्सनल गेन। यहाँ पे ऑफिसर जो है ना, ब्यूरोक्रेसी ऑफिसर या ब्यूरोक्रेट ऑफिसर जो है ना, अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने पर्सनल गेन के लिए अपने पावर ऑफ पोजीशन का यूज ना करें। यहाँ पे वर्क डिवीजन होगा, यहाँ पे वर्क डिवीजन होगा, ठीक है ना। ब्यूरोक्रेसी ऑफिसर, देखो बोला जितना भी काम होगा ना ब्यूरोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन में, जितना भी काम होगा ना सब रिटेन फॉर्म में रखा जाएगा, रिकॉर्डेड रिटेन डॉक्यूमेंट्स होगा। तुम देखी होगी, मैं तुमको एक बात बता रही हूँ, तुम देखी होगी, तुमको ओबीसी बनाना होगा या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए तुमको ये बनाना है, डॉक्यूमेंट्स बनाना है, शेड्यूल ओबीसी का तुमको सर्टिफिकेट बनाना है या शेड्यूल कास्ट का, तुमको जाना ही पड़ेगा। तुमको ये एसडीओ से सिग्नेचर लेना ही पड़ेगा, फॉर्म जाके जमा करना पड़ेगा, वो सब ऑनलाइन नहीं होता है, तुमको जाना ही पड़ेगा। क्यों? कुछ कुछ चीज रिटेन फॉर्म में होना है, तो जो कि ब्यूरोक्रेसी वाला जितना काम होता है ना बोला रिटेन फॉर्म में रखता है। अच्छा, यहाँ पे जो ऑफिसर होंगे ना वो स्किल बेस्ड क्वालिफिकेशन और प्रमोशन वाले होंगे, है ना। यहाँ पे प्रमोशन होगा तो बिल्कुल स्किल बेस पे होगा, जो ऑफिसर होंगे वो स्किल बेस्ड क्वालिफिकेशन वाले होंगे। तुम देखती हो कोई भी आईएएस ऑफिसर किसको बोलते हैं? ब्यूरोक्रेट ऑफिसर को। तो जो भी ब्यूरोक्रेट ऑफिसर होते हैं तुम देखती होगी वो लोग इतने पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, हम लोग से भी ज्यादा पढ़े लिखे हुए होते हैं। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, डिसिप्लिन बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, ठीक है। कंप्लीट हो गया। बताओ तुम लोगों को कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया हो कहीं पर भी? ओ नहीं नहीं सॉरी, ये नहीं, एक पेज और बचा हुआ है, एक बार देख लो। ये तो ये वाला पेज, ये वाला छूट गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेज नहीं, लेकिन ये वाला
एक बार देख लो। इसको कंट्रोल कैसे जाएगा, खाली सुन लो, याद मत करना लेकिन सुन लो। देखो बेबर को अब डर था, बेबर को डर पता है क्या था? बेबर को डर था कि अगर हम ब्यूरोक्रेसी को इतना पावर दे रहे हैं तो जो ब्यूरोक्रेसी ऑफिसर है ना वो पावर का मिसयूज भी कर लेगा, ठीक है ना। बेबर को इस बात का डर था कि इनको मिसयूज, अपने पावर का मिसयूज करने से रोकना पड़ेगा। तो वेबर ने सजेस्ट किया कि क्या क्या मैकेनिज्म होना चाहिए। क्लोजिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि ये कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए। जब भी कोई डिसीजन हो ना तो कॉलेजियम बेस पे हो, ठीक है ना, किसी एक के हाथ में पावर नहीं हो, कॉलेजियम बेस पे हो, तो उसको कॉलेजिलिटी बोलेंगे, ठीक है ना। सेपरेशन ऑफ पावर हो, पावर एक ऑफिसर के हाथ में ना दे। एम्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेशन, एम्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेशन के का मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन में सभी इंटेलेक्चुअल ऑफिसर को नहीं रखेंगे, कुछ कुछ अननोन ऑफिसर को भी रखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी होना चाहिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होना चाहिए, है ना। लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे ना, तब ब्यूरोक्रेसी ऑफिसर अगर कुछ गलत भी करेंगे तो लोग समझ जाएंगे। लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होना चाहिए और रिप्रेजेंटेशन सिस्टम भी होना चाहिए। क्यों? अगर पार्लियामेंट होगा, लोकसभा राज्यसभा होंगे, इस तरह का भी सिस्टम होगा ना, तो ब्यूरोक्रेट ऑफिसर ना गलत मिस यूज नहीं करेंगे अपने पावर का। इन्होंने बोला कि अगर ब्यूरोक्रेसी की मिस यूज पावर को चेक करना, सबसे अच्छा अगर चेक करने का जो तरीका है ना वो रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन, मैं रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बोल रही हूँ। बेबर कंसिडर करते हैं कि अगर हमको ब्यूरोक्रेसी को चेक करना है तो सबसे अच्छा अगर कोई चीज है तो वो रिप्रेजेंटेशन है। फिर थॉमस कार्लाइल ब्यूरोक्रेसी को बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो कॉन्टिनेंटल, देख लो, कॉन्टिनेंटल नुआंस है, ठीक है। ये एग्जाम में प्रीवियस ईयर 2 बार 3 बार आया हुआ है, ठीक है। मतलब अभी का क्वेश्चन नहीं है लेकिन 2018 17 ये सब का ये क्वेश्चन है। तो थॉमस कार्लाइल बोलते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है ना वो बिल्कुल कॉन्टिनेंटल न्यूसेंस है, ठीक ना, कॉन्टिनेंटल न्यूसेंस है, न्यूसेंस है। एक बार ये वाला खाली देख लो, क्रिटिसिज्म कौन कौन कर रहा है देख लो, इसलिए मैं बता रही हूँ क्रिटिसिज्म, क्योंकि एग्जाम में आता है ये वाला। देखो ब्यूरोक्रेसी के कुछ कुछ क्रिटिसिज्म है। अब ब्यूरोक्रेसी जब मैक्स वेबर दे के चला गया, मतलब उसने मैक्स वेबर ने जब दिया तो कुछ लोग आए जो क्रिटिसाइज किए। देखो ब्यूरोक्रेसी को क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बोले ब्यूरोक्रेसी में रेड टैपिज्म है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रूल्स है, बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, जिसकी वजह का रेड टैपिज्म हो गया, ठीक है। फिर बोला गया कि जो ब्यूरोक्रेसी जो है ना लॉट ऑफ पेपर वर्क है, वेस्ट ऑफ लॉट ऑफ टाइम है। बोला कि जो ब्यूरोक्रेसी है ना यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं है पेपर वर्क करने का, लेकिन इन्होंने इतना ज्यादा पेपर वर्क किया है ना जिसकी वजह का टाइम बहुत खर्च होता है। तुम देखी होगी आईएएस ऑफिसर लोग हमेशा कुछ ना कुछ सिग्नेचर ही करते रहता है, क्योंकि लॉट ऑफ पेपर वर्क होता है। तो ये एक उनका क्रिटिसिज्म है। फिर बोला कि ये लोग इनफॉर्मल ग्रुप को तो इग्नोरेंस ही कर दिया है, खाली फॉर्मल ही, हर जगह रूल्स रेगुलेशंस को ही रूल्स रेगुलेशंस को ही फॉलो किया है, इनफॉर्मल को तो हटा ही दिया है। ये वाला क्वेश्चन मैं इसलिए लाई हूँ ना कि एक बार नेट का पुराना क्वेश्चन है और ये तुम्हारा मध्य प्रदेश एमपी सेट का भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। कि रॉबर्ट प्रेस्ट्यूस, ठीक ना, रॉबर्ट प्रेस्ट्यूस बोलते हैं, वो इस बात को बिलीव करते हैं कि दिस मॉडल इज नॉट सुटेबल फॉर डेवलपिंग नेशन। ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, यहाँ मैं ब्यूरोक्रेसी भूल गई हूँ लिखना, ठीक है ना। ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, मैक्स वेबर का जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे रॉबर्ट प्रोट्यूस बोल रहे हैं ना कि ये जो ब्यूरोक्रेसी का मॉडल है ना, ये जो मॉडल है ना ब्यूरोक्रेसी का, ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सुटेबल नहीं है। ये वेस्टर्न कंट्री से इंस्पायर होकर लिया गया है, ये वेस्ट का मॉडल है, ठीक है। उसके बाद साइमन और मार्च भी क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं वेबर ने ना ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वेबर ने उसको इग्नोर कर दिया। इन्होंने बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन इनको ही फोकस किया है, ठीक है। इसलिए कंसिडर किया जाता है कि जो मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी है ना वो मशीन थ्योरी है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर को फोकस किया गया है। बस खत्म हो गया। डिप्लोमेट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। डिप्लोमेट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, इससे उतना सारा क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, प्रीवियस ईयर में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, मैं इसको सॉर्ट करके लाई हूँ क्योंकि उतना क्वेश्चन इससे आता नहीं है, बहुत रैंडमली क्वेश्चन आता है, इसलिए ये सिर्फ एक पेज है और ज्यादा नहीं है। आ जाओ,
डिप्लोमेट एडमिनिस्ट्रेशन को क्वाइन किसने किया था? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, ये वो भी करंट क्वेश्चन है। 1955 में इसको एक इंडियन स्कॉलर यूएल गोस्वामी क्वाइन करते हैं, ठीक है ना, पढ़ो इसको क्वाइन किसने करते हैं, इसको क्वाइन कौन करता है? तो यूएल गोस्वामी जो है वो डिप्लोमेट एडमिनिस्ट्रेशन को क्वाइन करते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि डिप्लोमेट एडमिनिस्ट्रेशन को क्वाइन किसने किया है? तो यूएल गोस्वामी ने किया है। कौन से बुक में किया था? कौन से बुक में? द स्ट्रक्चर ऑफ डिप्लोमेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। द स्ट्रक्चर ऑफ डिप्लोमेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में यूएल गोस्वामी जो है वो क्या करते हैं? डिप्लोमेट एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट को क्वाइन करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो मॉडल है ये पॉपुलर कब हुआ था? ये 1960s में पॉपुलर हुआ था, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे आता मैं बता दे रही हूँ। क्वेश्चन आता है इसमें से कौन सा डिप्लोमेट एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर है, बस ऐसे क्वेश्चन आता है, या फीचर में से क्वेश्चन आता है। अभी तक का जो आया है मैं वही से बता रही हूँ। अभी तक का जो क्वेश्चन आया है, एक आया था तुम्हारा क्वाइन का, पूछा गया था कि क्वाइन किसने किया है। एक पूछता है तुम्हारा कि कौन इसमें से डिप्लोमेट एडमिनिस्ट्रेशन का थिंकर है। एक पूछेगा तुम्हारा कि फ्यूचर कौन कौन सा डिप्लोमेट एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे भी बंद कर देना, थोड़ा सीटी आ रहा ना, तो डिस्टर्ब सीटी आ रहा ना आवाज से थोड़ा डिस्टर्बेंस। तो देखो डिप्लोमेट एडमिनिस्ट्रेशन का थिंकर का नाम याद करेंगे। देखो रिक्स है, रिक्स है, एफ डब्ल्यू रिक्स, एफ डब्ल्यू रिक्स, एफ डब्ल्यू रिक्स, फेरल हैडी, मॉन्टगोमेरी, गैंट, जोसेफ ला कोलंबरा, जोसेफ ला कोलंबरा, एडवर्ड विडनर, ठीक है ना, एडवर्ड विडनर, ठीक है। एफ डब्ल्यू रिक्स, फेरल हेडी, मॉन्टगोमेरी, गैंट, जोसेफ ला कोलंबरा, एडवर्ड विडनर, ये लोग जो है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर है, ठीक है। उसके बाद ये लोग बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ फीचर है। इसका एक और पेज है, सॉरी एक पेज और होगा। बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा ना वो चेंज ओरिएंटेशन होगा, डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल होगा, गोल ओरिएंटेशन होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा, सॉरी डिप्लोमेट जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा ना वो चेंज ओरिएंटेशन होगा, मतलब जब उसको लोग चेंज करना चाहे तो वो चेंज हो सकता है। उसके बाद डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल होगा। देखो चेंज ओरिएंटेशन और डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल वही बात है। चेंज फ्लेक्सिबल का मतलब क्या? जो चेंज हो पाए, ठीक है ना। फ्लेक्सिबल का मतलब और तुम्हारा डायनेमिक का मतलब, दोनों का मतलब तो सेम है, तुम चाहे जिधर से भी तुम उसको नाक धरो मतलब सेम ही होगा। एक सेकंड रुक जाओ, मतलब सेम होगा, ठीक है। फिर बोला गोल ओरिएंटेड, डिप्लोमेट एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ गोल होगा, ठीक है ना। डिप्लोमेट एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ गोल होगा, इसलिए ये गोल ओरिएंटेशन है। उसके बाद क्या बोला? ये इनोवेटिव है, ये इनोवेटिव है, ये पार्टिसिपेटिव है, इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट, सभी लोगों को पार्टिसिपेट होने का मौका दिया जाएगा। ये पीपल ओरिएंटेशन है, लोगों पे जो भी बनेगा ना इसमें डिप्लोमेट एडमिनिस्ट्रेशन पे लोगों को फोकस में रख कर ही बनेगा। ये टाइम ओरिएंटेशन है, ये रिस्पॉन्सिवनेस है, ये जो भी पॉलिसी वगैरह लाएगा लोगों के सामने आके अकाउंटेबल होगा, ठीक है। चेंज ओरिएंटेशन, डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल, गोल ओरिएंटेशन, इनोवेटिव, पार्टिसिपेटरी, सब पॉजिटिव वर्ड है। पीपल ओरिएंटेशन, टाइम ओरिएंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस। याद मत करना, गो थ्रू कर लेना। कहने का मतलब एक बार देख लेना। देखने का मतलब कि जहां एग्जाम में आया पॉजिटिव वर्ड देख के तुम लोग समझ में आ जाएगा कि ये आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद एक बार समझ लेती हूँ कि आया क्यों, इसका आने का वजह एक बार पढ़ना होगा हम लोग को, ठीक है ना, कि ये इमर्ज क्यों आया। हम लोग मास्टर्स में भी वाला पढ़े थे, वाला टॉपिक कि डिप्लोमेट एडमिनिस्ट्रेशन क्यों आया था, ठीक है ना। ये टॉपिक में पढ़ी तो मुझे यही टॉपिक याद है अच्छे से, और कोई याद ही नहीं, बहुत रटी से तो मुझे याद है, ठीक है। तो ये आया क्यों था, डिप्लोमेट एडमिनिस्ट्रेशन आने का वजह क्यों था, इसका आने का 4 वजह था, एकदम जिंदगी भर याद रख लो। मैं पहले ऐसी बता रही हूँ, देखो पहले मैं अपना रैंडम लैंग्वेज में बता रही हूँ। देखो पहला वजह ये था कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो न्यू न्यू कंट्री आजाद हुई थी, न्यू कंट्री कैसे कैसे, इंडिया है ना, जो न्यू कंट्री डिकोलोनाइज हुई थी, है ना, तो वो जो डिकोलोनाइज हुई थी तो उनको एक डेवलपमेंट, अपना एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलपमेंट करने के लिए एक मॉडल चाहिए था, तो इसलिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आया, है ना। इमर्ज ऑफ न्यूली कोलोनाइज नेशंस, रुक जाओ मैं पढ़ा रही हूँ ना, बार बार प्रयास लग जा रहा। देखो पहले मैं एक स्टोरी जैसे बता रही हूँ।
पहले तो वर्ल्ड वार 2 के बाद आया था ये, वर्ल्ड वार 2 के बाद आया था। क्यों? क्योंकि जो न्यू न्यू कंट्री जो डेवलप हुई थी उसके लिए, उसके मॉडल के लिए। दूसरा कि कंट्री बहुत गरीब थी, जो कंट्री आजाद हुई थी, जैसे तुम्हारा जो न्यूली कंट्री जो कॉलोनाइज हुई थी, वो बहुत ही गरीब थी, तो उनके वेलफेयर के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, है ना, लोगों के वेलफेयर के लिए। दूसरा दूसरा जो था ये इसका इमर्ज होने का जो इसका एक रीजन था कि यूएस ने भी इसको हेल्प किया था। एक्चुअल में यूएस चाहता था कि मैं डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करूं, उनको मैं एड करूं, उनको मैं असिस्टेंस करूं, तो इसलिए भी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आया था। और फोर्थ रीजन बना था कॉम्परेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप, कैग वजह बना था, कैग। अब मैं एक एक करके बता रही हूँ। देखो, जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ, ठीक है ना, जब वर्ल्ड वार 2 एंड हुआ, जब वर्ल्ड वार 2 एंड हुआ तो बहुत सारी कंट्री डीकोलोनाइज हुई, ठीक है ना। अब जब डीकोलोनाइज हुई तो अब मुझे तुम लोग बताना, ये जो कंट्री जब जो आजाद हुई थी, ये तो अंडर डेवलप कंट्री की कैटेगरी में आएगी। ये सब तो सारी कंट्री गरीब थी, इसको तो अभी सब कंट्री लूट के चला गया था, ये लोग तो पुअर कंट्री के कैटेगरी में आ रही थी, ठीक है ना। और पहले से जो वर्ल्ड में जो डेवलप्ड कंट्री थी, उनका जो मॉडल था, सुनो, जो डेवलप्ड कंट्री है, मान लो यूएसए, यूके, फ्रांस, तो इनका जो मॉडल था डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, इनका जो मॉडल होगा, वो मॉडल अगर हम इस कंट्री पे अप्लाई करेंगे तो वो एप्लीकेबल होगा? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये गरीब कंट्री, वो अमीर कंट्री। मैं अमीर कंट्री का मॉडल लाके गरीब कंट्री पे लगाऊंगी, कभी भी नहीं हो पाएगा, कभी भी कंट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो इसलिए एक जरूरत बना कि हम लोगों को एक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है ना, ताकि वेलफेयर स्टेट हो सके, लोगों का भला हो सके, क्योंकि कंट्री गरीब गरीब थी तो कंट्री के लोग भी गरीब थे। तो कंट्री के वेलफेयर के लिए, स्टेट के वेलफेयर के लिए, जो न्यूली कंट्री अभी इमर्ज हुई है, उनके वेलफेयर के लिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जरूरत पड़ा। दूसरा क्या हुआ कि जब the emergence of international and US economic and technical plan of for assistance to developing nation, यूएस ने बोला था कि मैं जो अभी डिकोलोनाइज कंट्रीज है, जो गरीब गरीब कंट्रीज, मैं उसको हेल्प करूंगा, ठीक है ना। तो हेल्प करने के लिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जरूरत था। तब तो वो कोई एक सिस्टम होगा चलने के लिए, कैसे काम करना है, क्या करना है ना, तब तो पता चलेगा लोगों को, तब तो पता चलेगा कि हाँ कैसे काम चलेगा। तो यूएस के लिए भी एक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जरूरत बन गया था, ताकि यूएस जो पैसा दे, जो प्रोवाइड करे, जो फाइनेंशियल हेल्प करे, उसका एक सोर्स हो, है ना। डेवलपिंग नेशन को वो चाह रहा था कि पैसा मतलब हेल्प करे, टेक्निकल हेल्प करे, फाइनेंशियल हेल्प करे, लेकिन उसके लिए एक सोर्स चाहिए, है ना, एक मेथड चाहिए। तो वो क्या था? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मेथड था। फिर उसके बाद क्या बोल रहा कि उस टाइम में कॉम्परेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप को स्टैब्लिश किया गया था, है ना। तो इंटरेस्ट सो बाय इट्स मेंबरिंग डेवलपिंग नेशंस एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब उस टाइम जब कॉम्परेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप में जब स्टैब्लिश किया गया, तो कॉम्परेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप में बहुत सारे लोग थे, एफडब्ल्यूडी भी थे इसमें। तो वो लोग क्या कर रहे थे? डेवलपिंग नेशन का ही स्टडी कर रहे थे वो लोग, डेवलपिंग नेशन का स्टडी कर रहे थे, क्योंकि क्या उनका कौन सा उनका सिस्टम फॉलो किया जाए, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या होगा। तो कॉम्परेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप की वजह कर भी एक रीजन बना डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आने का। एक तो डिकोलोनाइज कंट्रीज बना, दूसरा वेलफेयर स्टेट बना, और तीसरा यूएस बोला कि हम सपोर्ट करेंगे, और फोर्थ क्या बना? कॉम्परेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप। कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? subordinate will have only one superior। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है कि जो तुम्हारा, सॉरी, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि जो तुम्हारा सबऑर्डिनेट है ना, सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय, है ना, एम्प्लॉय। वो जो है ना, विल हैव ओनली वन सुपीरियर, मतलब जो एम्प्लॉय है ना, वो सिर्फ एक ही सुपीरियर या मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर का बात मानेगा, सिर्फ एक। मान लो कि कोई ए है और ये बी है, और ये ए बोल रहा है कि मैं सिर्फ, अब बी कौन है? बी तुम्हारा मैनेजर है या सुपीरियर, और ए तुम्हारा सबऑर्डिनेट है। तो ये बोल रहा है कि मैं सिर्फ बी का बात मानूंगा और किसी का नहीं। तो यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है? यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। ये वाला कंप्लीट